Hello students, I am Dr. नीलम शर्मा. वेलकम टू माय चैनल एडुलर्न. ये मेरा दूसरा चैनल है ना, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए. तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. और कल मैंने कराया था आपको ट्रांजैक्शनल मॉडल कराया था, जिसमें मैंने आपको बर्नलैंड का कराया था और हेलिकल मॉडल कराया था. ठीक है, आशा करती हूँ कि आपकी समझ में, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा. ठीक है, आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं, यानी कि संप्रेषण के या संचार के कितने प्रकार हैं. तो संचार के जो प्रकार हैं वो कई बेसिस पर है ना. और जो इनकी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, है ना, एलिमेंट. और सेकंड क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स. थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, है ना. फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. तो चार तरह के जो इनके हमारे जो है चार तरह के इनके जो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैंने बताया अभी चारों प्रकार, ये चार प्रकार हैं, लेकिन उनका जो बेस है सबका जो क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो चार तरह के तो कम से कम आपको पता होने ही चाहिए. अगर आपको कम्युनिकेशन वाली यूनिट में से और इसी टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन हल करना है एग्जाम में, तो आपको ये आना ही चाहिए. ठीक है, तो ये चार प्रकार हो गए इनके. अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब यहाँ शुरू करते हैं. अब मैंने जो लिखे हैं आपके सामने लिखे हैं इम्पर्सनल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, है ना. चार प्रकार मैंने बता दिए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने आपके सामने लिखे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन. रिलेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम, किसके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल अंतरव्यक्तिक हिंदी में बोलते हैं इसको. इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इंटरपर्सनल को, अंतरव्यक्तिक, है ना. ये तो हो गया अव्यक्तिक, इम्पर्सनल अव्यक्तिक. और वो हो गया इंटरपर्सनल अंतरव्यक्तिक, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में. अंतरव्यक्तिक, अव्यक्तिक, ग्रुप समूह कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार. और एक प्रकार का भी ये हमारा जो है जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन. तो इम्पर्सनल में क्या आएगा, अव्यक्तिक संप्रेषण को आत्मचर्चा. जैसे कि कई बार क्या होता है, इम्पर्सनल को भी कैसे बोल सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें स्वयं से बात करने की आदत हो जाती है. कई बार किसी फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, या कोई कई बार बहुत अच्छा जो हो जाता है, मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया और कोई पास हो गया, किसी का रिजल्ट आया, कोई फर्स्ट डिवीजन आ गई, किसी ने कोई कॉम्पिटिशन टॉप कर ली, तो हम कहते हैं अपने, कोई हमारे आसपास तो होता नहीं, उस वक्त हम बोलते हैं अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ भाई, कितना अच्छा, मैं इतनी इस लायक हूं कि मैंने ये कर लिया. तो इस तरह से अव्यक्तिक, जो उसके हिंदी में बोलते हैं अव्यक्तिक, और संप्रेषण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पर्सनल संप्रेषण कम्युनिकेशन. तो इस तरह से होता है. कई बार दुख में भी, ये दुख में कहते हैं हे परमात्मा, जैसे हम अपने अपने आप बोलने, कई कुछ दुखद समाचार हमने सुन लिया और हम बोलने लगते हैं हे परमात्मा ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो हमारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, किसी न किसी को तो कह रहे हैं ना. तो इस तरीके से जो है ये होता है अव्यक्तिक, है ना. इसमें आत्मविचार, आत्मचिंतन, इस तरह से ये होता है. ठीक है, या अपने आप के ना, वाह मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, या मैं कैसा हूँ, मुझसे तो मैं कितना बुद्धू हूँ, मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा है. तो इस तरह से अपने आपस में बात करना, आप अपने ही आप बात करना. अंतर्व्यक्ति संप्रेषण इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल यानी कि कम से कम दो व्यक्ति चाहिए इसमें. इम्पर्सनल में दो व्यक्ति के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है. इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि कहीं दूर बैठे हुए हैं, फोन से बात कर रहे हैं. प्रत्यक्ष ऐसे तो होगा, मान ली मैं इधर फोन पे बैठी हूँ, वो उधर फोन पे बैठी, यानी कि ये वो नहीं है कॉल, वीडियो कॉल नहीं है, ये सिंपल टेलीफोन की बात है. तो एक व्यक्ति उधर बैठा हुआ, एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ, दोनों संपर्क बातचीत कर रहे हैं. तो ये हो गया इंटरपर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में है ना. तो ईमेल करना, सोशल नेटवर्किंग करना, ये सब इसके अंतर्गत ही आ जाती हैं, है ना. जैसे भेजने का भाषा, शब्द, चेहरे की प्रतिक्रिया, हाथ हिलाना, आगे पीछे हटना, सिर हिलाना, ये सब जो है इसमें आ जाती है. अंतर्व्यक्तिक
और अंतर व्यक्तिक संप्रेषण में एक मुख्य बात और है कि इसमें प्रतिपुष्टि की का विशेष स्थान है, यानी कि फीडबैक का भी इसमें स्थान है। समूह संप्रेषण ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां अब ग्रुप क्या हो गया, इंटरपर्सनल तो हो गया, दो या दो से व्यक्ति के बीच में। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन में दो से अधिक व्यक्ति चाहिए थे। ग्रुप में या तो दो हो, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से, जहां दो से अधिक यानी कि दो होंगे तो इंटरपर्सनल ही होगा, दो से अधिक ही व्यक्ति होंगे तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाता है, जहां पर यह समूह के प्रधान और उनके सदस्यों के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। ग्रुप कैसा होगा, जैसे मान लीजिए ग्रुप बना दिया हमने, 4 ग्रुप बना दिए। अब 4 ग्रुप के अंदर उनके लीडर भी होंगे, तो उनका लीडर से जो संपर्क कम्युनिकेशन, और जो अंदर मान लीजिए 10-10 का ग्रुप है और उनके जो अंदर मेंबर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन, तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन आ जाता है। इसको इस तरह से कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। ये सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी ग्रुप कम्युनिकेशन, मान लीजिए ग्रुप कम्युनिकेशन में ऐसे हो सकता है, जैसे ग्रुप बैठा हुआ है, एक व्यक्ति अपने आप को उसमें ग्रुप में से जो सेल्फ अपने बारे में बताओ, हमने 10 में से बता दिया किसी को कि तुम बताओ अपने बारे में, तो अपने बारे में बताने लगता है, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये चीजें इसमें होती हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। अब जन प्रेषण क्या होता है, जन संप्रेषण, यानी कि मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन जैसे समाचार पत्र से, टेलीविजन से, है ना, रेडियो से, सिनेमा से, और जो है इंटरनेट, जितनी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उनसे जितना भी हमारा संप्रेषण माध्यम होता है वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। इसे इसका नया मास कम्युनिकेशन का एक नया नाम भी है मध्यस्थता संप्रेषण, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मध्यस्थता, मध्यस्थता संप्रेषण भी इसको कहते हैं, मध्यस्थता संप्रेषण भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो बट जिसमें कहने का मतलब यह है कि जिसमें कोई भी संदेश हो बहुत सारे व्यक्ति तक पहुंच, जन संप्रेषण का मतलब कि जिसमें कोई भी संदेश हो बहुत सारे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। आज समाचार पत्र को कितने कितने लोग पढ़ते हैं, एक समाचार घर में किसी के एक के आता है, 4 जने मांग के लेके चले गए, पढ़ने लगे तो वही पढ़ लेंगे बहुत सारे। तो इस तरीके से हो जाता है। रेडियो कितने लोग सुनते हैं, लाखों की संख्या में सुनते हैं। सिनेमा कितने लोग देख, लाखों की संख्या में देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है, अब जो है ये तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। ये तो हो गया था हमारा रिलेशन के आधार पर। अब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अब रिलेशन को यहां से हटा देते हैं, यही हटाना समय, यहां हम नए नए लिखते रहेंगे, केवल यही हटाना है, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, ठीक, ऐसे लिखते रहेंगे और हमारा जो है पढ़ते रहेंगे। अब चैनल के आधार पर कैसा है, चैनल कि चैनल हमारा शाब्दिक है, यानी कि चैनल का मतलब है कि जिस के थ्रू हम मैसेज दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, बोल के पहुंचा रहे हैं, हाव भाव से पहुंचा रहे हैं, चैनल, ठीक है। तो अब ये 2 तरह के होते हैं, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। अब इनके भी प्रकार हैं, ठीक है। अब जो है शाब्दिक में देखते हैं हम, शाब्दिक में कितने हैं, शाब्दिक के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार है शाब्दिक के, लिखित यानी के और मौखिक, ठीक, 2 प्रकार हो गए। वर्बल हम मौखिक तो वर्बली बोलेंगे हम, या लिखकर, वो वर्बल ही होगा ना, लिखकर जो हम दे रहे हैं। और ये जो नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में हमारे बहुत सारे हैं। अब नॉन वर्बल देखते हैं हम, जैसे कि नॉन वर्बल में हो गया आपका, इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में बता दूंगी आपको, वॉल्यूम एंड पिच, ठीक है। और तरीके से लिखते हैं, थोड़ा और डिजाइन बनाते हैं इसमें। पिच गति, जैसे रेट, फिर है उच्चारण स्पष्टता, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, ठीक। और जो है 3 ही है इसमें, 3 ही है, तो इसको बाकी जो एक्स्ट्रा क्यों लगाया आपने, जब 3 है तो इसको 3 को ही रखते हैं, तीनों हो गए इसके। अब हम इसके, अब जो हम पढ़ रहे हैं उनके हम लाभ भी पढ़ेंगे और हानि, थोड़े से लाभ भी, किनके लाभ क्या होंगे भविष्य में और उसकी हानि क्या होती है,
जो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, इनके जो है लाभ क्या हैं और हानि क्या हैं। तो शाब्दिक में जो है, शाब्दिक है तो अभी जाहिर सी बात है कि शब्दों का उसमें प्रयोग होगा और हम मुंह से ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। लिखकर भी मौखिक भी हो सकता है, उसमें लिखकर भी। संप्रेषण जो है शाब्दिक दो तरह से होता है, मौखिक और लिखित। यानी कि जब हम लिखकर कोई पत्र किसी को पोस्ट कर दिया है ना, यानी कि या ईमेल कर दी किसी को, या सोशल नेटवर्किंग में कार्य किया, ये हो गया हमारा शाब्दिक। और लिखित मतलब ये हो गया लिखित हमारा। और मौखिक जो हम बोल, जैसे कहते हैं ना ओरल प्रैक्टिकल, है ना, जैसे जो मौखिक बोल करके जो हम संवाद करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं उसको जो है। और मौखिक में संप्रेषण में कुछ चीजें होती हैं। अब शाब्दिक का तो हो गया, ये मैंने बता दिया। अब मौखिक में क्या हम चीज को याद याद रखेंगे, मौखिक संप्रेषण और लिखित। अब मौखिक संप्रेषण में क्या किस चीज का याद क्या रखेंगे हम मौखिक में? मौखिक में हम वॉल्यूम का पिच, कि हमारे बोलने का जो वॉल्यूम है कि ज्यादा तेज तो नहीं है, धीमी है, तेज है। टीचर की भी तो देखी जाती है कि बोलने की ध्वनि कैसी है, पिच कैसा है उसका, हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम। वीडियो में भी देखते हैं हाई वॉल्यूम करते हैं, कम ज्यादा इस तरीके से। तो देखते हैं वाणी की कितनी वॉल्यूम, बोलने का जो बोल रहा है किस तरीके से वॉल्यूम पिच है, रेट कितनी गति से, कितनी जल्दी से, रेट यानी कि कितनी गति से, है ना। जैसे उतार चढ़ाव कैसा है उसकी भाषा में, है ना। आती जैसे अनियमित भाषा, यदि शिक्षक धीमी गति से बात करता, छात्र जब मान ली बहुत धीमी गति से बात करेंगे तो छात्र को सुनाई नहीं देगा, पहली बात तो हताश हो जाएंगे छात्र, है ना। तो उच्चारण में स्पष्टता, जो शब्द बोले उसको चाहे एक बार मान लीजिए बोलने में भी कोई दिक्कत हो टीचर को या किसी और स्टूडेंट को भी हो बाई चांस, तो इस तरीके से बातचीत इस तरीके से करें कि दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से फिर रिपीट कर दें। तो उच्चारण में क्लैरिटी, ये हो गया उच्चारण में। मौखिक में चीजें, तीन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। लिखित हो गया, लिखित में बता दिया मैंने, ईमेल, कोई लेटर लिख के दे दिया, इस तरह से। ये भी मौखिक ही, यानी कि ये भी शाब्दिक ही संप्रेषण में आता है, ठीक है। अब जो है इनके कुछ लाभ भी हैं। अब इसके क्या लाभ है, ये तो हो गया हमारे वर्बल। अब लिखित संप्रेषण तो हो गए, मौखिक और लिखित हो गए। अब लिखित संप्रेषण कैसे होता है ये मैंने बता दिया, लिखित संप्रेषण। अब मौखिक की भी कुछ सीमाएं हैं, है ना। मौखिक की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि आमने सामने में कुछ, पहले तो लाभ देख लेते हैं। कुछ आमने सामने जब हम बोलते हैं तो त्रुटियां कम होती हैं, है ना। और इसका जो मेन इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि हम जो बोलते हैं शब्द हवा में बह जाते हैं, वो हम कहीं लिख नहीं पाते। मौखिक कितनी देर तक इंसान याद रखेगा, तो भूल ही जाएगा ना। तो जो है अब मान लीजिए दो, एक और बात है इसमें लाभ में, तो गोपनीयता बनी रहती है, दो ही व्यक्तियों के बीच है, तीसरे की बात सामने नहीं। लिखित में पत्र आपका कहीं भी जा सकता है, हम्म, कितने भी लोग पढ़ सकते हैं उस पत्र को जो आपने लिखा है, ठीक है। लिखित में और इसमें यह फर्क है। अब मौखिक में तो क्या है कि प्रतिपुष्टि तुरंत होती, मैं बात कर रही हूँ दूसरे पर्सन से तो वो मुझे उसी वक्त हाँ या ना का जवाब देगा, या जो भी उसकी प्रतिक्रिया होगी वो देगा। लेकिन लिखित में मैंने लेटर डाल दिया, 4 दिन बाद उसका उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो ये इनमें जो है थोड़ा थोड़ा फर्क है। मौखिक में भी सीमाएं हैं मैंने बताई, जो इस तरह से सुने हुए शब्दों की याद न रख पाना, है ना। संप्रेषण बोलेगा कई शब्द हवा में गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मौखिक का जो है क्षेत्र सीमित है, लिखित का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है ना। लिखित संकीर्ण माध्यमों का उपयोग विभिन्न सरकारी, बताया ना मैंने, सरकारी गैर सरकारी में तो मौखिक तो नहीं हर जगह जाके बोल सकते हैं, लिख कर देना पड़ता है। मुझे कहीं दूसरी जगह पहुंचाना है तो मैं मुझे मौखिक में तो सामने व्यक्ति चाहिए, लेकिन वहां तो हम आज लेटर डालें 3 दिन बाद भी वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये है हमारा लिखित। इसमें भी जो है लिखित में भी कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो भाषा है या हमारे जो शब्द हैं वो भी क्लैरिटी वाले होने चाहिए। यानी कि ऐसी भाषा लिखे कि जो सामने वाले को समझ आए, क्योंकि मैं वहां बताने के लिए नहीं हूंगी, उन्हें केवल लेटर से ही समझना होगा, ठीक है। और जो है दूसरी बात यह है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता की उपस्थिति एकदम से जरूरत नहीं। आज मैं भेज रही हूँ, प्रेषक में यहाँ बैठी हुई हूँ शामली में, और जो है मुजफ्फरनगर में है प्राप्तकर्ता, तो जरूरी नहीं है कि एक साथ ही बैठे हुए हों दोनों। तो ये लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं इसमें।
कम लागत में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। एक मान लो एक पत्र ही देना है, ईमेल ही करना है, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? कम से कम खर्चा आता है। तो लिखित संप्रेषण की कुछ जो है सीमाएं मैंने बताई। औपचारिक, ये औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक नहीं होगा, उसमें बहुत तरीके से लिखना पड़ेगा भाई, पूरे ताम झाम से लिखना पड़ेगा, औपचारिक तरीके से पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। और मौखिक संप्रेषण में हम कुछ शब्दों को हम तो ज्यादा तोल मोल के नहीं बोलते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन लिखित में हमें जब लिखते हैं तो बहुत सोच समझ कर हमको लिखना होता है, और जो है ये जटिल है, मौखिक की अपेक्षा जटिल है। ठीक है, अब अशाब्दिक दो बताए थे ना, शाब्दिक, अब शाब्दिक में तो ये हो गया, अब है अशाब्दिक। इसमें ये नहीं रखा है ना, शब्द चाहिए था यहाँ। अब अशाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण, अब तो मैंने बताया वो वर्बल आपको। अब इसको देख लेते हैं नॉन वर्बल को। नॉन वर्बल में देख लेते हैं कि कितने इसमें पॉइंट है नॉन वर्बल में। ठीक है, नॉन वर्बल में जैसे शारीरिक मुद्रा, इंग्लिश में लिखती हूँ, हिंदी में बता दूंगी आपको। जैसे कि नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, यानी कि शारीरिक मुद्रा। ठीक, दूसरा है वेशभूषा, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तीसरा है टच, ठीक, स्पर्श, और चौथा है निकटता, प्रोक्सिमिटी। निकटता, इन सब चीजों का अशाब्दिक में, जैसे कि निकटता का मतलब हाव से मान लीजिए हमें कोई बात पहुंचानी है किसी अशाब्दिक रूप में, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, 4 किलोमीटर पर दूर, 4 किलोमीटर दूर व्यक्ति खड़ा है, तो वहां तक वो बात नहीं, इतने मैं हाव भाव भी कर रही हूँ लेकिन उस तक वो नहीं पहुंच रहा है, इतनी दूर दिखाई नहीं देगा। तो निकटता का, जितनी ज्यादा निकट व्यक्ति होगा उतने ही हाव भाव का उस पर ज्यादा मतलब इतने ज्यादा हाव भाव से वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रोक्सिमिटी का हो गया। टच की मान लीजिए मुझे किसी को शाबाशी देनी है, कुछ देना है, और मुझे हाव भाव से देनी है, बोल के भी नहीं देना है, तो मैं कंधे को थपथपा दूंगी। तो ये हो गया आपका टच। टच के द्वारा हम जो है कर सकते हैं उनको, है ना। हाथ मिला, मान लीजिए हमें किसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है तो हाथ मिलाकर कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। वेशभूषा मतलब कि इससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे यूनिफॉर्म होती है हर, मान लीजिए आर्मी की अलग होती है, पुलिस की अलग होती है, एयरफोर्स की अलग होती है, या अदर जितने मान लीजिए टीचर्स की अलग होती है, मेडिकल जो उसमें होते हैं मतलब डॉक्टर्स की अलग होती है वेशभूषा। तो कई बार क्या होता है कि हम वेशभूषा देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये किस उससे जुड़ा हुआ है, किस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट कर दिया, उसने बता दिया ना मैं तो कम्युनिकेट हो गया हमारा। फिर शारीरिक मुद्रा, आंखें चढ़ा के बोलना, भौहें तना के बोलना, मुंह लाल करके बोलना, इन सबसे हमें पता चला जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में, मुस्कुरा के बोलना कि ये व्यक्ति जो है अच्छे मूड में है, तो पता लग जाता है। इस तरीके से अशाब्दिक संप्रेषण होता है। अब मेटा एक शब्द और आता है इसमें, हम पढ़ेंगे काइनेक्स, काइनेक्स को आगे पढ़ेंगे हम। मेटाकॉग्निशन क्या है, एक शब्द इसमें आता है मेटाकॉग्निशन, मेटा कम्युनिकेशन। ये क्या चीज है? मेटा का मतलब होता है परे, कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता ही है संप्रेषण। तो ये होती है जैसे मान लीजिए हमें किसी को कोई बात कहनी है ना, यानी कि हमने कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति से कही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उनका भाव वो व्यक्ति समझे। ठीक है, जैसे मैंने कोई शब्द बोला, उसका अर्थ ना जान, मतलब अर्थ ही ना जान करके वो पूरी परिस्थितियां और कहने के भाव, इन सब कॉन्टेक्स्ट भी समझे और भाव भी समझे, यानी कि जो कह रहे हैं उससे परे वो उसका मीनिंग समझे, यानी कि अंतर्निहित परिभाषा, जो उसके अंदर अंतर्निहित क्या बात कहने का जो है आशय क्या है वो भी समझे कम्युनिकेशन में। तो ये तो मेटा कॉग्निशन होती है।
और कुछ पैरालिंग्विस्टिक्स होते हैं इसके, ये देख लेते हैं। स्वर और शब्द कैसे कहे जाएं, है ना। पैरालिंग्विस्टिक्स देखते हैं। पैरालिंग्विस्टिक भी देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। इसको दूसरे उसमें बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक ही बोलते हैं इसको। ये जो अध्ययन है संप्रेषण। अब इसमें हम देखते हैं कि स्वर और शब्द, स्वर और शब्द कैसे कहे गए हैं, इसका अध्ययन किया जाता है पैरालिंग्विस्टिक में। और नॉन वर्बल की बात कर ही रहे हैं हम। जब आप जैसे मान लीजिए आप बात करने के लिए मुंह खोलते हैं तो आप किसी के ऊपर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जाहिर करते हैं, निगेटिव एटीट्यूड जाहिर करते हैं, ये सब चीजें उसमें होती हैं। उनके जो अर्थ भी, मान लीजिए कहने का जो हाव भाव है, यानी कि जो नॉन वर्बल हमारा कम्युनिकेशन है, उससे कई बार होता है कि दूसरे व्यक्ति तक हम जो चाह रहे हैं कहना, अगर हमारे हाव भाव सही नहीं है तो गलत ही चला जाता है, निगेटिव चला जाता है। तो इस तरीके से अब इसमें जो कुछ वर्णित शब्द हैं, इसमें पैरालिंग्विस्टिक्स में कुछ वर्णित शब्द हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं कि उनका कैसे कैसा प्रभाव कम्युनिकेशन में पड़ता है। जैसे पैरा ओक्लू ओग्लिस्टिक्स, इसमें अब हम करेंगे, इधर लिख देते हैं ओक्यूलेसिस लेसिक्स। ओक्यू नंबर 1 है 6 ओक्यूलेसिक्स, ठीक है। प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स मिक्स, और आ गया आपका हैप्टिक्स, और आ गया आपका टोनेमिक्स, और आ गया आपका ओफेक्टिक्स, ओफेक्टिक्स, और आ गया आपका ऑब्जेक्टिक्स। टिक्स टिक्स लगा लेना, ये भी इंग्लिश में लिख लेना क्रोनोमिक्स। और 7th आ गया आपका गस्टोक्सिक्स, गस्टोरिक्स, गस्टोरिक्स। ये कुछ शब्द और स्वर और शब्द है पैरालिंग्विस्टिक्स के, जो आपको जो है आने चाहिए यदि आपको देखना है नॉन वर्बल बिहेवियर किसी का कैसा है। नॉन वर्बल बिहेवियर किसी का कैसा है, कैसे हम पता लगा सकते हैं, है ना। तो ओकुलिसिक्स में तो नेत्रोत्पलकों का प्रयोग होता है। इसमें जो हम आंखों का छोटा करना, बड़ा करना, है ना, आंखों का प्रयोग करते हैं ओक्यूलिक्स में। प्रोक्सिमिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे कि प्रोक्सिमिक्स में मतलब निकटता का कहना चाहिए, निकटता का। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके पास में कोई बैठा हुआ है, तो हमें अंदाजा लग जाता है, अपने आप कम्युनिकेट हम कर लेते हैं कि इनके पास या तो कोई मंत्री बैठा होगा या कोई और अच्छे ओहदे वाला व्यक्ति इनके बराबर में बैठा हुआ होगा। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का मतलब है स्पर्श करना। हैप्टिक्स का क्या मतलब है, स्पर्श करना। कई बार स्पर्श के द्वारा भी हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना। नॉन वर्बल में किसी को बुलाना है तो ऐसे, या किसी को कंधे बात लगा के इधर चलना, ऐसे बोलते हैं। क्रोनेमिक्स में समय का प्रयोग, क्रोनेमिक्स में हम क्या करते हैं, समय का प्रयोग। समय का प्रयोग, किस समय हमें क्या बात कहनी है। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमें सुबह का ही समय होता है। जब मान लीजिए कोई कहेंगे हम ईश्वर की, अब सुबह सुबह का टाइम ईश्वर की पूजा करने का है, शाम का समय ईश्वर की पूजा करना का है, तो वो हमें क्रोनेमिक्स से पता लगता है, समय बताता है कि क्या करना है। सुबह होते ही हम पूजा करते हैं, शाम होते ही पूजा करते हैं, तो दोपहर में क्या करना है, ये सब जो है हमें समय बताता है। तो समय इसमें इंपॉर्टेंट है।
जैसे जापानी को बोला जाता है ना कि बहुत टाइम बाउंडेड व्यक्ति हैं, और हमें भारतीयों को ज्यादातर आलसी बोल दिया जाता है, टाइम बाउंडेड बोला जाता है उन्हें, है ना। और फेक्टिक्स में सुगंध, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज ओफलेक्टिक्स में, ओफलेक्टिक्स है ये, ओफेक्टिक्स, ओफेक्टिक्स में क्या है कि जैसे कि गंध, जैसे कि गंध से मतलब है, गंध से मतलब क्या है कि जैसे हमें इत्र खरीदना है तो हमें कम्युनिकेट करना, हमें जानना है कि गंध की खुशबू कैसी है, तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उसको सूंघ करके करते हैं, ठीक है। फिर है गैस्ट्रोलिक्स, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब किसी चीज को वस्तु आदि, किसी वस्तु की तरफ इंगित करना, वस्तु आदि की तरफ, मान लीजिए जब बताना कि दरवाजा, तो हम कहेंगे ऐसे इंगित करके कहेंगे कि ये सामान, ऑब्जेक्टिव मतलब संप्रेषण में वस्तु आदि का प्रयोग करना, किसी वस्तु की ओर, वस्तु की तरफ इंगित करना, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेट करने में। पेन दिखाया मान लीजिए किसी को कि पेन चाहिए, बच्चे ने बताया पेन चाहिए, तो हमने पेन दिखा दिया, तो कम्युनिकेट कर दिया ना पेन। तो इस तरीके से गस्टोरिक्स में स्वाद का, यानी कि जब हम कोई चीज चख के देखते हैं कि कैसी बनी, जब हम खाना बनाते हैं तो उसको टेस्ट करके देखते हैं, उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है, स्वाद चख के देखते हैं कि खाना कैसा बना है। तो इस तरीके से जो है, अब ये तो हो गया आपका। अब हम करते हैं बात क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल। इनको हम देते हैं रब, इनको रब कर देते हैं, ये आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, इनको हम रब कर देते हैं। अब हम चैनल्स को भी मिटा देते हैं, हम यहाँ करेंगे पर्पज एंड स्टाइल, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पर्पज एंड स्टाइल, ठीक है। पर्पज एंड स्टाइल, पर्पज एंड स्टाइल का मतलब, पर्पस एंड स्टाइल का मतलब है औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। ये करेंगे, औपचारिक अनौपचारिक करेंगे। औपचारिक, जैसे कि औपचारिक का मतलब, तो अब औपचारिक संप्रेषण में क्या होती है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो स्मूथ कम्युनिकेशन, औपचारिक में क्या है कि पूरी तैयारी होती है, औपचारिक में यहां लिखेंगे औपचारिक के हम, और यहां लिखेंगे हम अनौपचारिक। तो सबसे पहले औपचारिक में क्या होता है कि स्मूथ, स्मूथ कम्युनिकेशन, स्मूथ कम्युनिकेशन होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, स्मूथ कम्युनिकेशन निर्विघ्न, पहले से हमने तैयारी कर ली है कम्युनिकेशन करने की, फॉर्मल की, उस क्लासरूम में, फॉर्मल का मतलब क्लासरूम में, कहीं किसी पांडाल में, या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपना कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो हर प्रतिभागी अवगत होता है, किसी को क्या बोलना है उससे भी अवगत होता है, कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं जो भी है, मतलब कि फॉर्मल तरीके से होता है। फिर है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दूसरा है फॉर्मल में इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब कि जब हमारे पास में कोई टॉपिक है बोलने के लिए, और हमें बता दिया गया है कल यहाँ मीटिंग है सबको ये बोलना है, या कल सेमिनार है सबको बोलना है, कल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पीच देनी है, तो हम लोग तैयार होके आते हैं, तो हमारी दक्षता में वृद्धि होती है, जब उसमें हम तैयारी करते हैं तो दक्षता में वृद्धि होती है हमारी। फिर है स्थायी रिकॉर्ड, यानी कि स्थायी रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि जो जो भी पत्र हमारे पास, जैसे मान लीजिए होते हैं ना कि जैसे रिसर्च पेपर किसी ने अपना, रिसर्च पेपर किसी ने अपना बोला, मान लीजिए कोई ऐसे सेमिनार हो रहा है, किसी ने रिसर्च पेपर बोला, तो वो रिसर्च पेपर्स जो है वो इकट्ठे बोले, जैसे रिपोर्ट होगी, पत्र हो गए, या कोई मेमो हो गया, उन सबको औपचारिक संप्रेषण को स्थायी संभाल कर रखा जाता है उनको। ये रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, किसने बोला,
तो सब इकट्ठे रखे जाते हैं। अनुशासन, अनुशासन का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, अनुशासन का। सब लोग जब फॉर्मल तरीके से सारे काम होते हैं तो अनुशासन का बहुत ध्यान रखा जाता है और सारे कर्मचारी के मन में जो अनुशासन की भावना पैदा होती है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, यानी जो भी निर्देश दिए जाते हैं सबको पता है कि फॉर्मल मीटिंग है तो जो होगा, मान लीजिए अभी इसमें लिखा हुआ है कि 5 बजे भोजन है, 4 बजे जो है मंत्री का जो है भाषण है, तो ये आपको कार्ड दिया तो उसमें सारी चीज फॉर्मली कार्ड दिया आपको, तो आपको सारा पता है उसमें कि कब क्या होना है, तो आप उसी टाइम वही वही काम होगा, रिलायबल है वो जो उसमें लिखा हुआ है। सूचना का सामान्य प्रवाह, है ना, ये सूचना का सामान्य प्रवाह मतलब सूचना का सामान्य प्रवाह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये यानी कि सूचना का बिल्कुल संप्रेषण, आंतरिक बाह्य दोनों संप्रेषण सुनिश्चित करता है। मान लीजिए संगठन को प्रभावी बनाने के लिए तो संगठन को या जो जो वहां पर हम जो है, जो हम वहां जिस जिस वजह से हम वहां वो मीटिंग कर रहे हैं या कोई भी या जो सेमिनार कर रहे हैं, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए तो हम बाह्य और आंतरिक जो भी बाह्य संचार और आंतरिक संचार जो भी हम कर रहे हैं, है ना, तो ये सब जो है सामान्य प्रभाव से हम करते हैं। अब सीमा, सीमा क्या है कि फॉर्मल में हमें क्या है, फॉर्मल में जो हमारे फॉर्मल में कुछ सीमाएं हैं। अब फॉर्मल हम किसी काम को करेंगे तो उसमें कुछ सीमाएं हैं, उसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे महंगा होगा, ये कार्ड छपवाएंगे उसको फॉर्मल तरीके से वो करेंगे, है ना, कुर्सियां, कोई मान लीजिए कोई वही कर रहे हैं तो कुर्सियां भी रखेंगे, वहां टेबल रखेंगे, किसी जाने माने व्यक्ति को बुलाएंगे तो उसमें महंगा हो जाता है। और जो है कई बार परिस्थितियों के अनुसार ढलना भी मुश्किल हो जाता है, तो अनन्यता आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कॉस्टली है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग, है ना, काफी वो कभी कभी तो 5 बजे तक की मीटिंग को खत्म लिखा जाता है लेकिन वो जाकर 8 बजे खत्म होती है तो डिले हो जाता है, विलंब हो जाता है। पहल का अभाव, है ना, सौहार्द का अभाव, बहुत सारी चीजें होती है, सत्तावाद की संभावना, मतलब कि इसमें जो है मान लीजिए कुर्सियां इस तरह से बिछाई जाती हैं, सत्तावादी की संभावना, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑथराइटेज, की जो जो बड़े लोग होते हैं, चेयरमैन लोग मान लीजिए आगे बैठेंगे, आम आदमी पीछे बैठेगा, तो फॉर्मल जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन होता है उसमें जो है, या बैठेगा क्या मतलब कि जो बोलने का भी मान लीजिए कर्मचारियों को सबसे लास्ट में मिलेगी बोलने के लिए, अगर कम्युनिकेशन की बात है ना, तो इस तरीके से जो है इसमें इनका जो है कुछ सीमाएं हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है, किस कम्युनिकेशन में, औपचारिक संप्रेषण में। अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक में तो क्या है कि इसमें कुछ नियम अधिनियम नहीं होते, और इनफॉर्मल में नियम या अधिनियम नहीं होते, नहीं होते, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना अच्छी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, कहने का तात्पर्य यही है। इसको ग्रेप वाइन भी कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रेप वाइन, दूसरा नाम इसका ग्रेप वाइन है अनौपचारिक का। तीसरा क्या है, ग्रेप वाइन्स को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कई बार इनफॉर्मल में जो है जो संदेश हम देना चाहते हैं वो अपना मूल जो उसका अर्थ होता है वो खो देता है अनौपचारिक में, है ना, हम किसी कहना किसी को चाह रहे हैं और समझ कोई और रहा है, उसको पता नहीं क्या समझ रहा है दूसरा व्यक्ति उसका, तो ग्रेप वाइन कहने का मतलब इसका ये है। और इसे अंतर व्यक्ति संप्रेषण भी कहते हैं, इंटरपर्सनल भी है अनौपचारिक, है ना, इंटरपर्सनल भी है, इंटरपर्सनल है, ग्रुप है, तो ये बहुत सारे अनौपचारिक संप्रेषण में सारे गुण आ जाते हैं। अब दिशा के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है, ये तो इतना ऐसा टिपिकल या डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि समझने में आपको मुश्किल आए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इसको मिटाओ, अब यहां लिख देंगे हम डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन लिख दिया हमने। और डायरेक्शन में कैसे कि
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनो डायगनो डायगनल, है ना। कम्युनिकेशन लिखो, कम्युनिकेशन लिखो, कम्युनिकेशन लिखो, इस तरीके से। वर्टिकल में कैसे होगा, वर्टिकल में ऐसे और ऐसे, ठीक है। कम्युनिकेटर कैसे होगा ये बता देती हूँ मैं आपको भी। जैसे मुख्य अध्यापक शिक्षकों को निर्देश देता है ना, और जो है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो शिक्षक मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने कुछ आदेश दिया कि भाई ये आप लिख के लाइए, है ना। टीचर को बताएंगे जो वो लिख के ले जाएंगे। क्षैतिज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ कम्युनिकेशन, यानी कि एक जैसे जैसे टीचर टीचर में कम्युनिकेशन होना, एचओडी में कम्युनिकेशन होना, इस तरीके से जो है इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संप्रेषण आ जाते हैं, है ना। क्योंकि मान लीजिए एक समुदाय दूसरे समुदाय में औपचारिक अनौपचारिक का मतलब दोनों ही आ जाते हैं ना। ज्यादा अनौपचारिक का मतलब जो जहाँ जगह की कोई सीमितता ना हो, या कोई फॉर्मेलिटी पूरी ना हो, मतलब फॉर्मल तरीके से ना हो, है ना। किसी भी वक्त कहीं भी कैसे भी। तो जैसा कि किसी दो संगठन है उनमें, है ना, और व्यक्ति विभागों में परस्पर निर्भरता ज्यादा होती है, कहना है। तो जैसे मान लीजिए टीचर टीचर में, डॉक्टर डॉक्टर में संप्रेषण होता है, एचओडी में, तो ये जो क्षैतिज है ना, एक हॉरिजॉन्टल। फिर तिर्यक में कैसे होता है, तिर्यक में ऐसे होता है, ये हाई, ये मान लीजिए एचओडी है, ये किसी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से बात करना, कम्युनिकेट करना, ये इससे बात करना, ठीक है। तो ये जो है हो गया हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे कोई भी मतलब, जैसे मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी दूसरे, मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो है कौन सा, रसायन विभाग के, किसी भी शिक्षक से, किसी दूसरे विभाग के किसी भी शिक्षक से जो है बातचीत करना, है ना, ऐसा होता है। इसे तिर्यक कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से होता है ना कि यहाँ तो ये सबसे बड़ा है, यहाँ एक टीचर है दूसरे डिपार्टमेंट का, तो इस तरीके से तिर्यक माना जाता है, इसको डायगोनल माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही आसान, और बहुत आसान, समझने में भी आसान है, याद करने में भी आसान है, और जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं इसमें से क्वेश्चंस। स्टेटमेंट के हिसाब से भी आ जाते हैं, कथन और रीजन के हिसाब से भी आते हैं, है ना, असर्शन रीजन के हिसाब से भी आते हैं, और जो है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट के हिसाब से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। आप इनमें से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। कल मैं आपको कराऊंगी इंटर कल्चरल, क्या कराऊंगी, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कराऊंगी कल मैं, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण या संचार कल मैं कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और जो है यूजीसी नेट की जो जून की जो पेपर आ रहे हैं उनके लिए तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हालांकि स्मार्ट वर्क भी काम करता है। डर के ऊपर विजय प्राप्त करके ही, ये डर की हम कहीं फेल ना हो जाए, डर के ऊपर विजय प्राप्त करके ही आप जो है जून का जो नेट वाला पेपर है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप निडर बनिए कि हम इसको कर लेंगे, और कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो इन चीजों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए या कल तक के लिए बाय बाय।